बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अमर कमाल है। मैं एजुकेशन फॉर ऑल के फोरम से आज एक नए लेक्चर लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये टॉपिक हमारा सेकेंड ईयर की पाकिस्तान स्टडीज में है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, हम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन को भी पढ़ेंगे, कौन कौन लोग इसकी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व थे वो भी स्टडी करेंगे। इसके अलावा इसकी बैकग्राउंड क्या है फॉर्मेशन की, उसको भी स्टडी करेंगे। किन वजूहात से, मतलब बेसिकली किस चीज ने इसको गाइड किया कि ये इस तरह होना चाहिए, उसको भी स्टडी करेंगे। ठीक है, प्रोसेस को भी, और दूसरा इसके इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसने इसको शेप किया, इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट को शेप किया, उसको भी स्टडी करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिपीटेड भी है एग्जाम्स के हवाले से, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए खुसूसी तौर पर रिकमेंडेड है कि इससे क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आता है। इससे अगर आप एक प्रॉपर सीक्वेंस में फॉलो करते हैं और जो इसके डिफरेंट जिस तरह अप्रोच किया जाता है वो एक बेहतरीन होता है और तमाम एक्सक्लूसिव होता है, तो आपको इसके फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं। और अगर आप हमारे इस तरीकेकार के मुताबिक बेहतरीन प्रेजेंटेशन के साथ इसको आगे बढ़ाते हैं तो आपके 48 प्लस मार्क्स भी आ सकते हैं, जो कि आपके लिए स्कोरिंग भी है। प्लस स्टूडेंट्स जो कि कोविड की वजह से फर्स्ट ईयर के मार्क्स उनके सेकंड ईयर के मार्क्स ही काउंट होंगे, तो लिहाजा इसकी इंपॉर्टेंस उनके लिए काफी ज्यादा है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बुनियादी तौर पर पायोनियर पार्टी जिसने पाकिस्तान बना के दिया, ठीक है, एक ऐसी पार्टी जिसको इंपॉर्टेंस हासिल थी, है, अब भी है, ठीक है, लेकिन द पार्टी वाज नॉट ऑन रन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। शुरू से इतने डोमिनेंट पोजीशन में नहीं थी, बल्कि इसको बीच में नाकामियों का भी सामना करना पड़ा, बहुत से कंप्रोमाइजेस भी करने पड़े। एट द एंड इन कंप्रोमाइजेस को उन्होंने जब अपने रूट्स बना लिए, मासेस में जब डेवलपमेंट, इनको इनकी जो एजेंडा था, जो इनका ख्वाब था, वो जब आम लोगों तक कन्वे हो गया, जब ये वोटर पार्टी बन गए, ठीक है, सपोर्टर पार्टी नहीं वोटर्स पार्टी बन गए, जब इनको लगा कि इलेक्शंस में किस तरह से हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं, तो फिर उसके बाद इनको 6 से 7 साल या मेजॉरिटी आप 8-9 साल लगे, 8 साल लगे पाकिस्तान बनाने में। ठीक है, इसमें कायद आज़म जैसी सहरंगेज शख्सियत का भी कमाल है, इसमें उन आम अवाम का भी कमाल है जिन्होंने बावजूद ताने सुनते के मेन स्ट्रीम से हट के रीजनेबल फैसला दिया और अपने उस पॉइंट के साथ स्टिक रहे। ठीक है, उनका भी कमाल है इसमें। और इसमें जो मुस्लिम आवाम है, जो मासेस हैं, उन्होंने जो सपोर्ट प्रोवाइड की है, उसका भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन उसकी भी है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में एस्टैब्लिश हुई, 31 दिसंबर 1906 को। इसकी जो प्रोसेसिंग है उसको पढ़ने से पहले हम ये बात समझना चाहेंगे कि इसकी जरूरत क्यों दरपेश आई। Why the Muslims were compelled to have a separate political platform for themselves? Why were they compelled? क्यों पहले से मौजूद पॉलिटिकल पार्टी काफी न रही? किस चीज ने मुसलमानों को इस बात पर मजबूर किया कि उनका अपील के लिए अपना एक अलग प्लेटफॉर्म होना चाहिए? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब हम उसको समझ जाएंगे फिर हमें यह भी क्लियर हो जाएगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बनने की वजूहात के साथ साथ इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, मुस्लिम्स के लिए क्यों फाइट कंडक्ट रह गई है, जिसमें या विक्ट्री है या मुकम्मल तौर पर वैनिश हो जाना था, जिसमें या पाकिस्तान हासिल करना था या खुदा न खास्ता कंप्लीटली फॉर लाइफ टाइम हिंदुओं के अंडर कमांड हो जाना था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब
जब 1857 में ब्रिटिशर्स कंप्लीटली उन्होंने सब कॉन्टिनेंट पर कब्जा कर लिया, जो सिंबॉलिक टेचुलर इमेज प्रेजेंस थी मुगल्स की, वो भी वैनिश हो गई, डिक्लाइन हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, तो जो ब्रिटिश सिस्टम आया वो बड़ा यूनिक था। मुस्लिम्स या सब कॉन्टिनेंट के लोग इस सिस्टम से पूरी तरह आगाह नहीं थे, उनको इस सिस्टम का पूरी तरह पता नहीं था, और वो सिस्टम था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश सिस्टम। पॉइंट 1 वो था डेमोक्रेसी। डेमो मीन लोग, क्रेसी मीन गवर्नमेंट, यानी अब जो फैसला होना है कि हुकूमत किसके पास रहनी है, अथॉरिटी किसके पास होनी है, पावर किसके पास होनी है, उसका फैसला डेमो से होगा, लोगों से होगा, डेमोक्रेसी से होगा। डेमोक्रेसी सिस्टम रहेगा जिसमें मेजॉरिटी अथॉरिटी तस्वुर लाया जाएगा। इस सिस्टम के एस्टैब्लिश होने के बाद मुसलमान जिन्होंने 1000 साल तक बरसगीर पाक व हिंद के 2 लॉर्ड्स में हुकूमत की, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी भी रिलीजियस इंटॉलरेंस शो नहीं की। तभी हिंदू जो थे वो हमेशा महकूम होने के बावजूद मेजॉरिटी में रहे। अब अगर ये सिस्टम अप्लाई हो जाता है और उसमें माइनॉरिटीज का ख्याल नहीं रखा जाता, तो जो तंग नजरी थी, जो अदम बर्दाश्त था हिंदू मुआशरे के अंदर, उसने मुसलमानों को ठीक ठाक नुकसान पहुंचाना था। लिहाजा इस मकसद को देखते हुए, इस स्टेप को देखते हुए, इस प्रोग्रेस को देखते हुए मुसलमानों ने इस सिस्टम को चैलेंज किया। फिर ये जो सिस्टम आया, इसके तहत मुसलमानों को यह लगा कि भाई हमारी भी कोई रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, हमारे आम लोगों के दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान भी कोई ब्रिज होना चाहिए, कोई कन्वेयर होना चाहिए जो कन्वे करे, जो बताए, जो सिस्टम दिखाए, जो उनके विशेष बताए, जो उनके डिमांड्स बताए, जो गवर्नमेंट की तरफ से उनको एलोकेट की हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर करे। लिहाजा इस सिस्टम के एस्टैब्लिश होने के बाद, डेमोक्रेटिक सिस्टम के एस्टैब्लिश होने के बाद, डेमोक्रेटिक सिस्टम के एस्टैब्लिश होने के बाद हमें ये लगा, मुस्लिम्स को ये लगा कि अब कोई रिप्रेजेंटेशन हमारी होनी चाहिए, अब कोई पार्टी हमारी होनी चाहिए, अब कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, गो कि वो लेट हुए, जितनी जल्दी उनको करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल फिर वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सूरत में हमें उसका अक्स नजर आया, इमेज नजर आई, कि जब उसके बाद हमने अपने उसको डेवलप कर लिया। ठीक है, नंबर 2 इज हिंदू एक्सट्रीमिज्म। ये नंबर 2 है। बुनियादी तौर पर हिंदुओं के लिए रूलर चेंज हुआ था, उनके लिए रूलर चेंज हुआ था। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा अगर इससे पहले मुस्लिम्स उन पर हुक्मरानी कर रहे थे, और अब जो हुक्मरानी है वो रूलर्स जो है वो चेंज होके ब्रिटिशर्स की तरफ आ गए। लेकिन उन्होंने जब मुसलमान हाकिमियत से, रूलर से रूल वन तक आ गए, जब अब से इक्वल पोजीशन तक आ गए, तो उन्होंने अपनी एक्सट्रीमिज्म दिखाई। इसके लिए बहुत सारी मूवमेंट्स, संघाटक जैसी मूवमेंट्स भी शुरू हुई, जिसमें कन्वर्जन ऑफ मुस्लिम्स इनटू नॉन मुस्लिम्स, उसमें हिंदुइज्म की वो भी हुई। मुसलमानों के बहुत सारे अकायद और रसूमात पर भी पाबंदी लगाई गई या उसके खिलाफ तहरीकें चलाई गई। मुसलमानों को मजहबी आजादी देने पर थ्रेटन भी किया गया। और सबसे बड़ी बात, एक लैंग्वेज जो कि यहीं पर डेवलप हुई थी, यहीं पर इवॉल्व हुई थी, यहीं पर उसने जो है ग्रो किया था, लोकल ही उसके कंट्रीब्यूटर थे लिटरेचर में, उस लैंग्वेज की मुखालफत भी शुरू हो गई, उर्दू की। As quick as 1857 में इनकी बादशाहत खत्म हुई, सिंबॉलिक थी, हम नहीं कहते कि बहुत अच्छी थी। मुगल दौर खत्म हुआ, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम हार गए, तो 1867 में बनारस के मुकाम पर जो एंटी उर्दू मूवमेंट्स थी,
बात वाज़ेह कर दी कि if we rely only on the shoulder of Hindus, we will be perpetually deceived. हमें हमेशा कंप्रोमाइज करने होंगे, हमें हमेशा अपने हुकूक पर कंप्रोमाइज करने होंगे अगर तो हम हिंदुओं पर रिलाय करते हैं। लिहाजा इसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सूरत में जरूरी था। अब एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन कांग्रेस, एक सिविल सर्वेंट रिटायर थे या सिविल ऑफिसर रिटायर थे, ठीक है, A.O. ह्यूम, उन्होंने पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म देने का फैसला किया। लोकल्स को, ठीक है, इंडियंस को, इस मकसद के लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी बना दी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी बना दी, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी बना दी। कब? 1885 में। अब अगर हम सच पूछें तो शुरू में इस पार्टी का दावा था, शुरू में ये पार्टी दावेदार थी, शुरू में ये पार्टी इस बात की तरफ स्टैंड कर रही थी कि हम इंडियंस की रिप्रेजेंटेटिव पार्टी है। भाई हमारा इसके साथ काम ही नहीं है कि किसी की रेस, किसी की कास्ट, किसी की रिलीजन क्या है, हम इंडियंस को रिप्रेजेंट करते हैं। लिहाजा बहुत सारे मुस्लिम भी इसमें शामिल हुए। उन्होंने भी समझा कि शायद ये बात सही है, उनको भी लगा कि हमारा जो हम पर काबिज हैं, रूल कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, शायद ये कैंपेन उन्हीं के खिलाफ हो, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी की भी बात की गई। बट कुछ वाकयात ऐसे हुए, कुछ स्टेप्स ऐसे लिए गए जिसने कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया। वो स्टेप्स कौन से थे? 1867 में जब बनारस के मुकाम पर एंटी उर्दू मूवमेंट और हिंदी को कौमी जुबान ऑफिशियल लैंग्वेज करार देने की करारदाद, उसकी मूवमेंट, उसके लिए स्ट्रगल और डिफरेंट फोरम से उसकी करारदादें पेश हो रही थी, वही ज्यादातर पॉलिटिशियन आके 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए। नंबर 1, चले हम कहते हैं कि वो उन्होंने इंडिविजुअल कैपेसिटी में किया था। अब हम देख लेते हैं कि पार्टी उस वक्त उस टाइम पार्टी नहीं थी, या पार्टी के बनने से तकरीबन कोई आप कह सकते हैं कि 18 इयर्स बैक बात है, ठीक है। ओके, लेट्स एग्री विद द पॉइंट। 1905 में बंगाल की डिवीजन हुई, ठीक है, बंगाल को पार्टीशन उसकी हुई, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। अब ये जो डिवीजन हुई, इस डिवीजन ने मुसलमानों को अलग सूबा दे दिया, ठीक है, और जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे, जो लॉयर्स थे, जो डॉक्टर्स थे, जो पॉलिटिशियंस थे, इवन के जो अखबार बेचने वाले थे, पब्लिशर्स थे, उनको उनकी हेजमोनिक रूल जो है, उनको जो उजारादारी मिली हुई थी, आलेनान जो हुए थे, जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, वो एक्सप्लॉयटेशन अब पॉसिबल न रही। अब मैं आपको यहां पर एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं कि आजकल का जो बांग्लादेश है, जो 1971 तक हमारा हिस्सा रहा, ठीक है, जो और इंडिया में जो बंगाल है, ठीक है, फेमस प्लेयर गंगूली बिलोंग्स टू बंगाल, ये कंबाइन थे। और उन दिनों, यानी मैं आपको 1905 की बात कर रहा हूं, जब रिसोर्सेज कम, जब टेक्नोलॉजी कम, जब प्रोडक्शन कम, जब एडमिनिस्ट्रेशन कम, जब साइंटिफिक डेवलपमेंट कम, ठीक है, फेमीन नजर आते थे, कहसालियां आती थी, बीमारियां आती थी, और पूरे शहर के शहर उजाड़ में चली जाती थी। और आबादी उस टाइम, आज के आप सुनते हैं पंजाब की आबादी 10 करोड़ है, लिहाजा इसको 2 सूबे होने चाहिए, ठीक है, उन दिनों उसकी आबादी 10 करोड़ तक थी। आजकल टेक्नोलॉजी की मदद से आपको काफी कुछ ईज हुआ है, काफी कुछ आपको अपग्रेडेड हुआ है। इस
बावजूद, डिस्पाइट द फैक्ट, ठीक है, वहां पर 10 करोड़ आबादी थी। जब उसके डिवीजन की बात की गई थी तो वो बंगाल के गवर्नर ने प्रपोज की थी। मुस्लिम्स रिलीव हुए थे इससे, खुशी उनको थी, एक नया सूबा मिला था। फिर फैक्ट्स एंड फिगर्स ये बात साबित करते हैं कि इस नई प्रोविंसेस के बाद मुस्लिम्स में एजुकेशन की शरह ज्यादा हुई, रेशो ज्यादा हुई, ग्रेजुएट्स उनके कई टाइम्स 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हुए, हेल्थ की फैसिलिटीज अच्छी हुई, रोड कंस्ट्रक्शन अच्छी हुई, इकोनॉमिक अपलिफ्ट अच्छी हुई, और गुर्बत, पॉवर्टी रेशो जो है वो डिक्लाइन का शिकार हुई। लेकिन ये हकीकत है, ये रियलिटी है, ये हकीकत है, ये रियलिटी है कि इस पर 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट से पहले उसे हम कर लेते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुई तो कांग्रेस ने इसकी बदतरीन मुखालफत की, हिंदुओं ने इस पर एहतजाज शुरू किए। ऑब्वियस था, उनका इंटरेस्ट, उनकी एक्सप्लॉयटेशन, उनका एक्सप्लॉइट करने के जो जराए थे, दे वर नो मोर विद देम, वो उनके साथ नहीं थे, अब वो उनके पास नहीं रहे थे। फंड आ गया, पूरे सूबे के लिए कंबाइन आया और आके हिंदू मेजॉरिटी एरिया मिला गया, अब वो मजे नहीं रहे थे, लिहाजा बदतरीन मुखालफत हुई। इवन के अटैक्स भी हुए जो गवर्नमेंट पर थे। मैनचेस्टर जो कि यूके का एक जिसे कहते हैं इंडस्ट्रियल सिटी है, वहां पर खतूत लिखे गए, वफूद भेजे गए कि हम आपकी प्रोडक्ट्स जो है स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुई नहीं खरीदेंगे जब तक आप इस डिसीजन को रिवर्स नहीं करेंगे। और यही वो टाइम था जब कांग्रेस का ट्रूस जो चेहरा है, रियल जो डैमेज है, वो आम आवाम पर यानी मुस्लिम्स पर आश्कारा हुआ, मुस्लिम्स को क्लियर हुआ और ये कहा गया कि ये जो बातें करते हैं, ये जो दावेदार हैं, ये जो कह रहे हैं, ये जो क्लेम करते हैं कि हम इंडियंस की रिप्रेजेंटेटिव जमात है, ये झूठ है। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के इंटरेस्ट को एक्सटेंशन दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इनके लिए फर्स्ट और टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हिंदूज का इंटरेस्ट है। और इतना मजबूर किया गया, इतना प्रेशर डाला गया, इतना दबाव डाला गया, इसको मां की तकसीम के मुतरादिफ करार दिया गया कि 1911 में वो डिसीजन रिवर्स हो गया, जिससे मुसलमानों को नुकसान तो हुआ लेकिन एक पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ। पॉलिटिकल फायदा यह था कि उनको अपने सही रियल या अगर रियल नहीं नजर भी आए, क्लियरिटी नहीं भी हुई, ये पता उनको चल गया, ये पॉइंट उनको क्लियर हो गया कि कम से कम कांग्रेस हमारे साथ मुखलिस नहीं है। अगर कांग्रेस पर मुस्लिम खरीदारी करेंगे नुकसान उठाएंगे। लिहाजा 19 उसमें हमें फिर भी ऐसी डिसीविंग की प्रेजेंस में, ठीक है, ऐसे डिसीवर्स के प्रेजेंस में, ऐसे डिसीविंग पॉलिसीज की प्रेजेंस में, का बंगाल पार्टीशन जिससे मुस्लिम्स को फायदा हो रहा था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हमें बनानी पड़ी ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हम एटलीस्ट अपने फैसले खुद कर सकें, एटलीस्ट जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, वी आर श्योर अबाउट दैट कि दे आर सिंसियर विद अस, their objectives, their interests and our objective and our interests didn't collide, वो कहीं contradictory नहीं आ रहे। लिहाजा इस पर भी हमें मुस्लिम लीग बनाने की जरूरत पेश आई, separate electorate system. Now in reality majority जो है वो अथॉरिटी है, मानते हैं हम, क्लियर भी है इस बात पे, लेकिन ये भी हकीकत है कि माइनॉरिटी को भी रिस्पेक्ट किया जाता है। यहां पर वो मामला नहीं था, यहां पर मामला यह था कि हिंदू 1000 साल गुलामी का बदला ले रहे थे, उनको तो मौका मैसर आ गया था भाई। वो तो कह रहे थे कि 1000 ईयर्स तक जो गवर्नमेंट हम पर हुई है, जमहूरियत वेस्टर्न स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी के तहत हम उसका बदला लेंगे। लिहाजा पॉइंट क्या था, मुसलमानों की डिमांड आई, उन्हें यह बात क्लियर थी कि we can't defeat them in open contest, that will be literally impossible। भैया अगर उनका 20% वोट भी कास्ट होता
टफ कंपटीशन, ठीक है। सो इट वाज नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं था। इसी वजह से मुसलमानों ने अपने जो उनकी जो सेटअप था, ठीक है, उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम मांगा। दैट मींस कि मुस्लिम्स जो हैं वो मुस्लिम्स को इलेक्ट करेंगे, यानी जिस भी पार्टी का आए, फॉरवर्ड अबाउट दैट, वी आर नॉट बीइंग बॉदर्ड बाय दैट, ठीक है, लेकिन मुस्लिम का वोट मुस्लिम को पड़ेगा। भाई कांग्रेस से आए लेकिन मुसलमान तो आए, ओपन कंटेस्ट में तो हम हार जाएंगे। और ये जमहूरियत में कोई अनहोनी नहीं है, ये जमहूरियत में कोई सेग्रीगेटेड डिमांड हमने नहीं की, ये मौजूद है, अब भी है, बहुत सारे एरियाज में है, ठीक है। फीमेल के लिए अगर आप कोटा देखें जो मेरिट में रखा जाता है, उसकी भी ये वजह है कि वो कम्युनिटी जो डिप्राइव्ड है, वो कम्युनिटी जो मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं है, उनको ओपन कंटेस्ट में डाल के आपने उनको हरवाना ही है, ठीक है। तो लिहाजा सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, जहां मुस्लिम्स ही मुस्लिम्स को वोट डालेंगे, ये जब डिमांड आई, बुनियादी तौर पर इसको ट्रांसफर किया है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने, जो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर चेंज ऑफ गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 1905 में गवर्नमेंट चेंज हुई, जो पार्टी थी पॉलिटिकल पार्टी, अब वो वाली नहीं रही, बल्कि दूसरी जो कंजर्वेटिव्स थे उनको शिकस्त हुई और लेबर आ गए। नाउ लेबर आर मोर फ्रीडम लवर, मोर राइट्स लवर। वो ये कहते हैं फ्रीडम लवर, राइट्स लवर्स हैं, वो ये कहते हैं, दे आर ऑफ द ओपिनियन कि हम अल्टरेशंस करेंगे। उन्होंने ऐसे इशारे दिए कि हम चेंजेस लाएंगे, हम इंडियंस को ज्यादा लिबर्टी देंगे और उनको गवर्नमेंट का पार्ट बनाएंगे जहां पर उनको ज्यादा इख्तियार हासिल होंगे। लिहाजा मुस्लिम स्मेल द अपॉर्चुनिटी, मुस्लिम स्मेल द अपॉर्चुनिटी। उनको ये लगा कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो हमारी कोई पहले से प्लानिंग हो, प्री रिक्विजिट की हम स्टेप्स तो पूछ लें कि डिमांड्स में जो आ रही है उसमें हम अपने पॉइंट्स तो शामिल करवा सकें। इट मस्ट नॉट बी वन वे ट्रैफिक। हम जो मुस्लिम इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी रही है वो अपने पॉइंट्स शामिल करवा सकें। लिहाजा उसके लिए भी एक पॉलिटिकल पार्टी, एक प्लेटफॉर्म का होना जरूरी था। नाउ शिमला डिक्लेरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अक्टूबर 1906 में मुस्लिम्स जो हैं वो मिले सर प्रिंस करीम आगा खान की क़यादत में लॉर्ड मिंटो से शिमला के मुकाम पर, ठीक है। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे भी, अभी इसको सिर्फ एक पॉइंट के तौर पर, फिर डिटेल टॉपिक के तौर पर इसको पढ़ेंगे। वो वहां गए, उनसे मिले, दो तीन जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो हुई। एक ये कि मुस्लिम्स को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाए जितनी किसी भी और कम्युनिटी को दी जा रही है, वो किसी भी तौर से सेकंड अमंग इक्वल्स नहीं है, बल्कि वो इक्वल है। लिहाजा जो मिसट्रस्ट था, जो 1857 के बाद डिफीटिंग जो विक्टोरियस के दरमियान जो नफरत की फिजा बन जाती है, ठीक है, जो प्रेजुडाइज क्रिएट हो जाता है, उसको एड्रेस करना भी शामिल था, उसको एड्रेस करना भी उसमें शामिल था। लिहाजा पॉइंट क्या हुआ कि ये मिले, ठीक है, शिमला डिक्लेरेशन में प्रिंस करीम आगा खान की क़यादत में अक्टूबर 1, 1906 को मिले। इन्होंने कुछ अपनी डिमांड्स दी, ठीक है, कुछ अपनी बातें बताई। एक तो ये कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम जहां मुस्लिम्स ही मुस्लिम्स को वोट डाले, ठीक है। नंबर सेकंड जो थी वो कि जो जितनी भी रिप्रेजेंटेटिव या इलेक्टोरेट बॉडीज हैं, कौंसल्स हैं, लोकल लेवल पर है या किसी भी लेवल पर, उसमें मुसलमानों के लिए सीट्स एलोकेशन होनी चाहिए, ठीक है। और इसके मुकाबले में मुस्लिम जो है
वो उनको उतने ही वफादार समझा जाए, उनको उतना ही उसके साथ सिंसियर समझा जाए जितनी कोई भी और नेशन हो सकती है। लिहाजा शिमला डिपुटेशन ने अपने सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, सीट्स रिजर्वेशन और मुस्लिम्स की तरफ से कि मुसलमानों और उनके दरमियान जो मिसट्रस्ट है, जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। एक ये भी हो गया। वाइसराय लॉर्ड बेंटो ने यकीन दिलाया कि हम इसको डीप कंसिडरेशन देंगे, हम इस पर गौर करेंगे। और फिर ये 1909 में जो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आई हैं उसमें हम देखेंगे कि उसके तहत फिर ये सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम डेवलप हो गया। ठीक है, फिर आप देखते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेशन 1886 में सर सैयद अहमद खान ने एक सालाना एनुअली एक जिसे आप कहते हैं कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया, और ये ईयरली होता था मुहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से। इसमें जो चैलेंजेस होते थे, ठीक है, जो इश्यूज होते थे मुस्लिम्स को, ठीक है, वो एड्रेस करने होते थे। ठीक है, जो इश्यूज, जो चैलेंजेस थे वो एड्रेस किए जाते थे एजुकेशनल ग्राउंड्स पर। दूसरा इनको एजुकेशन की तरफ से कैसे लागू किया जाए। इसका जो 20th कॉन्फ्रेंस था 1906 में, दिसंबर 1906 में ढाका के मुकाम पर, जो आजकल बांग्लादेश का कैपिटल है। और उन दिनों जो है वो जो था एक अलहदा सूबा भी था, उसमें एक अलहदा सूबा भी था, 1905 में बना दिया गया था, और फिर 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा लिया 1947 से। ठीक है, यहां पर नवाब बतौर मुल्क जो है उसके 20th कॉन्फ्रेंस के मौके पर उन्होंने एक रेजोल्यूशन पेश की कि पाकिस्तान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से मुस्लिम्स के लिए एक अलग पार्टी का कयाम किया जाए। ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह खान जो है, ये मौलाना जफर अली खान, ठीक है, हकीम अजमल खान और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इसको सपोर्ट किया। सर प्रिंस करीम आगा खान जो है वो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बना दिए गए, इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बना दिए गए। अब इनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो कुछ यूं थे, 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव जो थे। एक तो ये कि मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जाएगा। ठीक है, हम मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेंगे। ठीक है, दूसरा ये कि पीसफुल तरीके से इन अ पॉलिटिकल एंड पोलाइट वे जो उनके डिमांड्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मींस के अंदर रहते हुए वो डिमांड्स गवर्नमेंट तक पहुंचाई जाएंगी। ठीक है, नंबर 2 है कि जो गवर्नमेंट है, जो मुस्लिम्स हैं, आम जो कॉमन मुस्लिम्स हैं, रैंक एंड फाइल है, ठीक है, पोलाई जिसे कहते हैं, इनके दिल में जो मिसट्रस्ट है, जो ट्रस्ट डिफिसिट है, जो इश्यू है, ठीक है, उसको भी एड्रेस किया जाएगा कि इनके दिल में जो खदशात हैं अंग्रेजों के हवाले से उनको भी रिमूव करने के लिए काम किया जाए, और इनके दिलों में वफादारी और हुकूमत से ताउन कोऑपरेशन जो है वो डेवलप किया जाए। ठीक है, दूसरा ये कि जो और कम्युनिटीज यहां पर रह रही हैं मुस्लिम्स में, उनके हक में ब्रदरहुड, भाईचारे की फीलिंग जो है कि वो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस उनकी हो सके। ठीक है, ये बुनियादी तौर पर 3 उनके बेसिक ऑब्जेक्टिव थे। 1911 में जब बंगाल की पार्टीशन को कैंसिल किया गया तो 1913 में मुस्लिम लीग ने अपने ऑब्जेक्टिव्स चेंज किए। ठीक है, दूसरा ये कि कायद-ए-आज़म ने अनकंडीशनल जो है, जो कंप्लीटली ओबेइंग थी, कंप्लीटली डिस्पोजल पे होना जो था, यानी मुसलमान कंप्लीटली ब्रिटिशर्स के डिस्पोजल पे होंगे, उनकी पॉलिसीज की एक तरह से एक्सटेंशन करेंगे, उसको अल्टर कर दिया गया और सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ वो कहा गया कि इंडिया जो है उसको खुद मुख्तारी दी जाए, इंडियंस को खुद पर खुद हुकूमत करने का इख्तियार दिया जाए। ठीक है, और यही वजह थी जिसने आगे चल के पाकिस्तान की पॉलिसी जो है, पाकिस्तान की शक्ल इख्तियार की, डिमांड ने पाकिस्तान की एक जिसे कहते हैं शेप हुई पॉलिसी, और उसको हम फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह लेसन में पढ़ेंगे। इस हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन है, यू आर मोर वेलकम टू आंसर टू रियली पोस्ट इट, और आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर इट आउट। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।